नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो न्यूज इंडिया की एक बहुत बड़ी कोशिश है, एक बहुत बड़ी पड़ताल है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में कानून का क्या हाल है, हम आज लगातार ये जानने की कोशिश करेंगे और बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि आवाम के अहम सवाल हैं जो आज हम उठा रहे हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये कि आखिर क्या है पंजाब और यूपी में कानून व्यवस्था का हाल, और ये सवाल इसलिए क्योंकि कहां है भगोड़ा अमृतपाल, और साथ ही साथ बात होगी उमेश पाल के हथियारों पर आखिर कानून का शिकंजा कब कसेगा, क्योंकि ये वो तमाम बातें हैं, ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब आवाम जो है वो जानना चाहती है। क्योंकि अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं लेकिन पुलिस का इकबाल जो है वो खत्म हो रहा है और पंजाब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। तो देखिए आखिर कहां है भगोड़ा अमृतपाल और उमेश पाल के जो हत्यारे हैं वो कहां हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो पंजाब से हैं और अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमृतपाल आखिर है कहां, किस बिल में जाकर छिपा है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो सकी है। और ये आलम तब है अभिषेक जब लाख दावे किए जाते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, हजारों की संख्या में आंकड़ा जो है पुलिस वालों का दिखाया जाता है और चप्पे चप्पे पर, हर चौकी पर, हर नाके पर कहा जाता है कि पुलिस वाले मौजूद है, उनकी तैनाती है। हजारों की संख्या में एक एक चौकी पर, एक एक इलाके को घेरेबंदी की बात पुलिस प्रशासन की तरफ से कही जाती है। लेकिन अगर सुरक्षा के इतने इंतजाम थे, अगर कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी, तो फिर सवाल यह है कि अमृतपाल को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गए। आखिर अमृतपाल यानी भगोड़ा अमृतपाल कहां है? और यही वजह है कि न सिर्फ पंजाब के पुलिस प्रशासन पर सवाल है बल्कि उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। और यही वजह है कि हमने दोनों ही राज्यों को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और इसके लिए बाकायदा आपके लिए ये हम बड़ी अपनी जो पड़ताल है, जो जांच है और जो हमारे कई सवाल है वो लेकर के आए हैं। क्योंकि हम भी समझते हैं अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश और पंजाब में हो क्या रहा है। और हमने ग्राउंड जीरो पर, चप्पे पर अपने सहयोगी भी हमने वहां पर भेजे हैं। वो लोग भी अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको वहां का हाल बताएंगे कि क्या वाकई में जब ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया पहुंचा तो उसने कानून व्यवस्था कैसी देखी, कैसी पाई। बिल्कुल निदा, इसमें देखिए हमारे सवाल तो हैं, साथ ही साथ ये सवाल आम आदमी का भी है। उत्तर प्रदेश का हर नागरिक ये पूछ रहा है कि प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद ये स्थिति है कि अभी तक जो हत्यारे हैं वो गिरफ्त में सभी नहीं आए हैं। इसके बाद अगर बात कर ली जाए पंजाब की, तो अमृतपाल छिपा कहां है, उसके लोकेशंस जो हैं वो अपने लोकेशंस बदल रहा है। उसके सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें आ रही हैं, उसका भेष बदलने की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं अमृतपाल तक। तो ऐसे में हर पंजाब के नागरिक का और पूरे देश के नागरिक का यही सवाल है कि जो शख्स खालिस्तान की बात कर रहा है उसे गिरफ्तार करने में अभी तक पंजाब की पुलिस सक्षम क्यों नहीं हो पाई है। निदा, इसी में देखिए हाईकोर्ट भी यह सवाल पूछता है कि आखिर 80,000 पुलिसकर्मी कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, तो लखनऊ का रुख करेंगे हम, प्रयागराज का हम रुख करेंगे। लखनऊ से नीरज मिश्रा हमारे साथ जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ प्रयागराज से दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले नीरज, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। क्योंकि वो पुलिस जो लगातार कई दावे करती है लेकिन हकीकत में जब कोई घटना घट जाती है तो पुलिस के दावों की पोल खुल जाती है। जी बिल्कुल, देखिए अब 1 महीना हो चुका है और 24 फरवरी की ये घटना है और अब 1 महीना इस घटना को पूरा हो चुका है और अभी तक जो हत्यारे हैं जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हालांकि तमाम ऐसे लोगों को पुलिस ने पकड़ा है जो उनके सहयोगी थे, मसलन सजर नाम का व्यक्ति जिसने पूरी रैकी की थी, और उसके बाद जो पूरा प्लान बना था वो भी पुलिस ने ओपन कर दिया कि किस तरह से 11 फरवरी को जो उसका भाई है अतीक अहमद का, अशरफ, उसके पास बरेली जेल में मीटिंग हुई थी, सभी लोग मिलने गए थे और वहां से आने के बाद
ये प्लान बना था कि उमेश पाल को किस तरह से मारा जाए। और आपको बताया कि उमेश पाल को मारने के जो योजना थी वो 2 बार फेल हो चुकी थी। पहले 13 फरवरी को पूरा गाढ़ा लगाया गया था और उसके बाद 22 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रही। भीड़ भाड़ का इलाका था, वहां से भागने की जगह नहीं थी, तो लिहाजा ये तय किया गया कि अब उमेश पाल को उसके घर पे ही मारा जाएगा। यानी पूरा प्रॉपर प्लान बनाकर उमेश पाल की हत्या की गई। और इस मामले में अब तक 15 पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। एलन राव सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, सबसे पहले तो एक कमेंट आपसे ये चाहेंगे कि अब देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हमने देखा 1 महीने का वक्त बीत चुका है और अभी तक हत्यारे गिरफ्त में नहीं हैं। अमृतपाल को लेकर के पंजाब की स्थिति यह है कि हाईकोर्ट का बयान तक, हाईकोर्ट की बातें आ जाती हैं कि 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं। चूक कहां दिख रही है? क्या हमारे पहरेदार सो रहे हैं? देखिए, ये दोनों स्टेट्स में पुलिस अपने एफर्ट्स कर रही है, पहरेदार की वो कमी नहीं है, लेकिन जो भगोड़े होते हैं उनकी मेंटेलिटी को आप देखिए, वो किस प्रकार से अपने आप को कानून के शिकंजे से बचने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। वो मैं समझता हूँ कि वो पुलिस को, दोनों जगह की पुलिस को आउटस्मार्ट कर रहे हैं। यानी कि उनके पास जो छुपने के साधन हैं या उनको बचने के जो उपाय हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हैं। पुलिस की इंटेलिजेंस यहाँ पे मुझे लगता है फेल है दोनों जगह पे, क्योंकि कोई भी अगर अपराधी अगर वांटेड होता है किसी पुलिस केस में, तो उसको अगर वो फरार रहता है तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस का सबसे बड़ा यंत्र होता है उनके अपना खुफिया तंत्र, यानी उनका जो मुखबरी तंत्र है, मुखबर कैसे वो करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं पंजाब की बात करता हूँ। पंजाब में जब से टेररिज्म था, मैं 1980 का टेररिज्म भी देखा है पंजाब में। उस टाइम पर टेररिस्ट को पकड़वाने के लिए लोग डरते थे, क्योंकि जो भी आदमी पुलिस को खबर करता था उनको वो जान से मार देते थे। तो पुलिस के सिंपैथाइजर्स उसमें उस टाइम पे कम थे और टेररिस्ट के सिंपैथाइजर ज़्यादा हैं। यहाँ पर अमृतपाल वाले केस में भी मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में कई जगह से रहते हुए वो कहते हैं भाग गया है, निकल गया है, इवन पुलिस चौकी से निकल गया था वहां से। एलन राव जी, आपने ये एक बहुत अच्छी बात कही कि कहा जा रहा है कि वो भाग गया है, लेकिन क्या, क्योंकि देखिए आप भी इस विभाग में रहे, आपने भी अपनी सेवाएं इसमें दी हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है, क्या ये पॉसिबल है कि जहां पर, जिस जगह पर पुलिस प्रशासन की इतनी तैनाती हो, चप्पे चप्पे पर इतनी मुस्तैदी हो, वहां से क्या कोई अपराधी भाग सकता है क्या? और वो भी ऐसे समय में जब उसके ऊपर इतने आपराधिक मामले दर्ज हो और उसे पुलिस जो है लगातार खोज रही हो। ये मुमकिन है क्या सर? नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि उस पर उस इंसिडेंट से पहले कई केस दर्ज हो चुके थे, उसको पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया गया उन केसेस में? तो वो पुलिस की, मैं समझता हूँ यहाँ पर या तो लापरवाही है या पुलिस पे कोई राजनीतिक दबाव रहा है कि राज्य सरकार का या कहीं और से कि उसको नहीं पकड़ना है। अदरवाइज ऐसा कोई वजह नहीं है कि कोई आदमी वांटेड हो और पुलिस के पास जाए तो उसको अरेस्ट ना कर सके, और पुलिस के जो चंगुल से बच के ऐसे भाग निकलना मैं समझता हूँ पॉसिबल नहीं है। और जिस ढंग से उन्होंने, ठीक है राव सर, आते हैं आपके पास फिर से। गुरप्रीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि पंजाब पुलिस पर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें जवाब देने में पुलिस कहां पीछे रह जा रही है, यानी अमृतपाल तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या वजह है? गुरप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे चूक कहां रह जा रही है? राहुल, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे 100 के करीब जो जिस दिन इसको पकड़ा जाता है अमृतपाल को, 100 के करीब जो गाड़ी होती है पुलिस की जो इनको पकड़ती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद में ये बताया जाता है पुलिस की ओर से कि यहाँ से जो अमृतपाल है वो भाग चुका है। आखिरी बार जो मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ देखा है। हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से, एक बार पुलिस जो है आरोपी को पकड़ लेती है तो वहां से उसके बाद जो है वो कहाँ चला गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कहाँ चला गया? एक बार पुलिस जब दोषी को पकड़ लेती है या किसी भी क्रिमिनल को पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं है, लेकिन ये पहला मामला है जो इनकी गिरफ्त से उसके बाद पुलिस बोल देती है जी वो यहाँ पे नहीं है जी, वो लास्ट बार जो है उसको बाइक के ऊपर देखा गया है भागते हुए, कभी कह देते हैं जी बांग्लादेश में देखा गया है। ये क्या चल रहा है पंजाब में? ये तो हम यही उच्च अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि ये कौन सी रणनीति चल रही है? एक आरोपी को बचाया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है? जी राव, बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। सभी लोग हमारे सहयोगी जगह जगह पर मौजूद है, मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हम जो सवाल उठा रहे हैं वो पुलिस प्रशासन पर उठा रहे हैं और अमृतपाल फरार है, पुलिस पर कई सवाल है। पुलिस की कई गाड़ियां पीछे लगने के बाद भी आखिर अमृतपाल कैसे फरार हो गया, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस लगातार ये कह रही थी कि हम अमृतपाल के पीछे पीछे हैं।
अभिषेक, बिल्कुल, अमृतपाल के फरार होने के हर रूट का सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के पास है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस फुटेज के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। फरारी के 7 दिन बाद भी अमृतपाल को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम क्यों है? क्योंकि फरार हुए 7 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी अमृतपाल गिरफ्तार नहीं है। बड़ा सवाल यह भी, जिसपे हाईकोर्ट की भी टिप्पणी आई थी, आखिर 80,000 पुलिस वालों के रहते अमृतपाल फरार होने में कामयाब कैसे हो गया? अब सवाल यह भी है कि क्या पंजाब पुलिस के ऑपरेशन की जानकारी लीक हो गई थी, जिसका फायदा अमृतपाल ने उठा लिया? तो ऐसे ही कई सुलगते सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी मुश्किल हो रहे हैं। क्या अमृतपाल को अंदाजा था कि पुलिस इस बार उसे पकड़ लेगी और यही वजह रही कि वो फरार हो गया? बिल्कुल, क्या सिर्फ गिरफ्तारी का एक्शन दिखाना पुलिस का मकसद था कि सिर्फ आप एक्शन दिखाइए और फिर जो वो कुछ सोच भी नहीं सकता उसको सोच में भी डाल दिए ताकि वो वहां से फरार होने में उसे वक्त मिल सके? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अमृतपाल का सूचना तंत्र जो है वो पुलिस के सूचना तंत्र से भी बड़ा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि क्या अमृतपाल की फरारी का प्लान पहले से तय था? क्योंकि जिस हिसाब से वो गायब हुआ, जिस हिसाब से पुलिस नहीं ढूंढ पा रही, वो तमाम चीजें बहुत सवाल पैदा कर रही हैं। सवाल यह भी कि क्या पुलिस विभाग के अंदर कोई अमृतपाल को सूचनाएं लीक कर रहा था, अंदर से ही सूचनाएं लीक की जा रही थी? यह बहुत बड़ा सवाल है। फरार होने के बाद कई दिनों तक अमृतपाल अपने घर पर इंटरनेट के जरिए बात करता रहा, लेकिन पुलिस को खबर क्यों नहीं हुई? अमृतपाल लगातार एक्टिव था, लेकिन पुलिस क्या सो रही थी? बिल्कुल, जब अमृतपाल खुलेआम मीडिया से बात कर रहा था तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों नहीं समझी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। तो अभी तक अमृतपाल फरार है, लेकिन पुलिस पर सवाल है। लेकिन अमृतपाल के साथ साथ हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उमेश पाल हत्याकांड का भी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के पुलिस पर क्या क्या सवाल है और उत्तर प्रदेश के अवाम किन सवालों के जवाब जानना चाहती है, वो भी हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि हत्या के ठीक बाद शाइस्ता परवीन को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, फिर उसे क्यों छोड़ दिया गया, जो नौबत आ रही है अब उसके पोस्टर लगाने की। बिल्कुल, पुलिस आज तक इसका पता क्यों नहीं लगा पाई है कि घटना के बाद अतीक ने जेल से प्रयागराज के किस सफेद पोश को फोन किया था? यह सवाल है। एनकाउंटर में मारे गए एक अपराधी को पुलिस उस्मान बता रही है, जबकि उसके घर वाले उसे विजय बता रहे हैं। पुलिस ने इसकी सफाई आज तक क्यों नहीं दी कि हमारी थ्योरी में, घर वाले की थ्योरी में फर्क क्यों है? 5 लाख रुपए के इनाम के बाद भी पुलिस बाकी के 5 शूटर्स का आज तक पता नहीं लगा सकी है। महीने दिन का वक्त बीतने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब पुलिस को मालूम था कि कई पुलिस वाले अतीक के करीबी हैं, तो उन्हें हटाने में 1 महीने का समय क्यों लग गया? 1 महीने में आप अपने विभाग के ही लोगों की पहचान क्यों नहीं कर पाए? देखिए, सवाल यह भी कि क्या शाइस्ता को भगाने में पुलिस के अंदर से ही सूचना लीक हुई, जिसके बाद शाइस्ता फरार हो गई? बिल्कुल, कई सुलगते सवाल हैं। क्या शाइस्ता और असद की गिरफ्तारी अब तक इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पुलिस के अंदर उनका कोई करीबी था? तो ये कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी हम अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां हुई। क्या छुट्टी पर हैं पहरेदार? दिनेश हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, आपके पास आ रहे हैं और चलिए, दिनेश से संपर्क टूट गया है, उनको जल्दी से कनेक्ट करते हैं, फिर उनके पास चलेंगे क्योंकि मामला ये प्रयागराज का है और प्रयागराज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सहयोगी दिनेश से उनके पास चलेंगे, सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में आखिर स्थिति ऐसी क्यों है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश में छुट्टी पर है पहरेदार? निदा, बिल्कुल, ये सवाल इसलिए क्योंकि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग दावे करते हैं। यहाँ तक कि वो साफ साफ विधानसभा के अंदर खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और ये हाल उसी उत्तर प्रदेश का है कि वहां पर इतना लंबा वक्त गुजर चुका है उमेश पाल हत्याकांड को, लेकिन अभी तक ना तो अतीक के सारे गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और ना ही अतीक के जिन जिन करीबियों पर शक है वो तमाम पुलिस की गिरफ्त में आए। सबसे बड़ी बात यह कि उमेश पाल के जो
हत्यारे थे यानी कि जो शूटर्स थे उनमें से भी अभी तक 2 को पकड़ने का दावा पुलिस ने किया, जिसमें भी थ्योरी अलग अलग निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कैसे कहा था यूपी विधानसभा में कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, वो सुन लीजिए। प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं है कि आपने माफिया के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी है, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। तो दिल्ली के पूर्व डीसीपी एल एन राव साहब लगातार हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि असल में हम उनसे प्रशासन के अंदर की जो बारीकियां हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। एल एन राव सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए, हमने अभी सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो साफ साफ खड़े होकर के ये एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, एक संदेश देने की कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश के अपराधियों के, अगर आपने कोई भी गुनाह किया या कोई भी अपराध किया तो बख्शे नहीं जाओगे, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। लेकिन क्या ये मैसेज सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से, जो वहां का पुलिस प्रशासन है जिसकी जिम्मेदारी है कानून को कंट्रोल करना, क्या उन तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर वो समझना ही नहीं चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो भी हमारे योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि कैसे हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें, उसमें हमें अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी समझनी चाहिए। कमी कहां रह जाती है, चूक कहां रह जाती है? आदित्यनाथ की इंटेंशन बड़ी क्लियर है, वो यूपी को क्राइम फ्री करना चाह रहे हैं और किसी भी, उनका बड़ा क्लियर संदेश है कि कोई भी आदमी अपराधी है वो बच नहीं पाएगा। उनका कहना बहुत जायज है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और कहीं न कहीं या तो जैसे मैंने बताया कि इंटेलिजेंस की चूक रह जाती है, वो अभी तक उनकी खबर नहीं मिल पा रही है। पूरी कोशिश चल रही है यूपी पुलिस की तरफ से उनको, अपराधियों को पकड़ने के लिए, लेकिन अगर कहीं और ज़्यादा दूर छुप गए होंगे या कोई ऐसी बात है उनकी बारे में खबर नहीं दे पा रहे होंगे, खबर पब्लिक को तरफ से आती है और वो पब्लिक इन लोगों से इतनी डरी होती है कि उनको मालूम है कि अगर कहीं से उनकी खबर देने की बात लीक हो गई उनको, तो उन्हीं को नहीं, उनके परिवार को भी खत्म कर दिया गया। उनका पुराना हिस्ट्री रही है ऐसे अपराधियों की, वो किसी को भी मुखबर वाले जो एंगल पे जो काम करते हैं या पुलिस की मदद करते हैं ऐसे मामलों में पकड़वाने में, तो उनको बख्शा नहीं जाता है। यही डर सता रहा है लोगों को, इसीलिए उनके बारे में खबर निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन पुलिस का फिर भी एक काम है कि जल्दी से जल्दी ऐसे अपराधियों को कानून के हवाले किया जाए, पकड़ा जाए और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यूपी पुलिस का डेफिनेटली, आपने जैसा सही कहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पुलिस के अंडर होती है और पूरी पुलिस भी सीएम के ही डायरेक्ट कंट्रोल में होती है। तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि सीएम कुछ इंस्ट्रक्शन दे और पुलिस वाले उसको सीरियसली ना लें। डेफिनेटली इसको सीरियसली लिया गया है। हर पुलिस ऑफिसर जो सीएम के इंस्ट्रक्शंस को कोई लाइटली ले नहीं सकता, ये अंदर की बात बिल्कुल सही है। लेकिन कोई ऐसी वजह है जो कि ये जो पकड़े नहीं जा रहे हैं या कोई ऐसे कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है पुलिस प्रशासन से, और इसी वजह से अभी तक जो है गिरफ्त में नहीं आ सके हैं हत्यारे। प्रयागराज चलते हैं, हमारे साथ दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपके पास आ रहे हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे कि पुलिस अधिकारी कह क्या रहे हैं, क्योंकि चूक तो कहीं ना कहीं हो रही है, तभी तो जो हत्यारे हैं वो अभी गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। पुलिस के 2 को ढेर कर दिया गया, बाकी की तलाश ही सिर्फ अभी चल रही है, महीने दिन का वक्त बीत चुका है। बिल्कुल, देखिए, प्रयागराज की पुलिस का ये कहना है कि साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई हो रही है। लगातार जो शूटर हैं उनको अलग अलग जगह से गिरफ्तार करने के लिए 5 राज्यों में उनकी तरफ से जो पुलिस फोर्स लगाई गई है वो गई भी है और कुछ एक्शंस भी हुए हैं और जो उनका आर्थिक साम्राज्य कम से कम उसको ध्वस्त करने की लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन देखिए अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा, अतीक अहमद का जो मामला है वो दूसरे मामलों से थोड़ा फर्क है। अतीक अहमद का जो नेटवर्क है वो अलग तरह का है। इसके भले ही इसकी जो तो क्या अतीक के नेटवर्क से डर रही है यूपी की पुलिस?
अतीक के नेटवर्क से डरने की बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इसका जो खौफ है अतीक अहमद का इलाके में और आसपास के कई शहरों में उसका नेटवर्क है, उस तक पहुंच पाना पुलिस के बस की बात उतने आसान नहीं होता वहां तक पहुंच पाना, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनके पास बहुत भय रहता है, डर रहता है। दूसरा, इसका जो 3 तरह का नेक्सस है जो अतीक के साथ में काम कर रहा है। एक वो नेक्सस है जो कुछ पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी भी इसके संपर्क में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े तादाद में तबादले किए गए हैं, जो यहाँ पर प्रयागराज में पहले से कार्यरत थे, जो जिनकी तैनाती थी। उनके ऊपर शक है पुलिस का, इस वजह से बाहर से पुलिस फोर्स बनाई गई है और जो अधिकारी है 1-2 अधिकारियों को छोड़कर सारा जो इंस्पेक्शन है वो बाहर के लोग कर रहे हैं, यहाँ की पुलिस को बाहर किया गया। दूसरा, एक बड़ी वजह बनिता मैं आपको बताऊं, इलाहाबाद में हाई कोर्ट है और प्रयागराज में हाई कोर्ट होने की वजह से अतीक ने एक जो अपना नेटवर्क डेवलप किया है उसमें कानून के जानकारों को उसने साथ में ले रखा है और एक लंबी फौज है वकीलों की जो उसको सपोर्ट करती है, उसको रास्ता बताती है कि आप ऐसे बच सकते हैं, ऐसे बच सकते हैं, ऐसा करिए, वैसा करिए। मतलब जिस कानून के तहत अतीक को पकड़ कर या अतीक का एनकाउंटर करके या अतीक के गुर्गों का खात्मा करके उसके खौफ को खत्म कर सकती है पुलिस, और उसी कानून का इस्तेमाल तो फिर अतीक अहमद बाखूबी कर रहा है, एक माफिया बाखूबी कर रहा है। लेकिन जो कानून का पाठ पढ़ाने वाले हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि इसी कानून का इस्तेमाल वो कैसे करें। बिल्कुल, देखिए पुलिस के अधिकारी वो इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन आप भी समझते हैं और लोग भी समझते हैं कि लिमिटेशन होती है। जहाँ पर जुडिशरी होती है, जहाँ पर बड़े कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर सारी चीजें कानून के दायरे में रख करके प्रशासन को या जांच की एजेंसियों को करना होता है। और ये चूंकि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, कई राज्यों में फैला है, इसी वजह से 5 राज्यों में अभी इसकी रेड के लिए ठीक है दिनेश, आते हैं आपके पास फिर से। अभी चलते हैं अमनीत के पास और वो लुधियाना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमनीत, आपके पास आ रहे हैं, आपसे भी ये चीज समझना चाहेंगे। देखिए, लोकेशंस जो हैं उसके सीसीटीवी फुटेज तक अब मिल रहे हैं, लेकिन अमृतपाल के गिरेबान जो हैं वो अभी पुलिस के हाथ नहीं आ रहे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि अमृतपाल की जो गिरफ्तारी है अभी तक नहीं है। पूरे पंजाब में और अदर स्टेटों में भी छापेमारी की जा रही है। अभी मैं न्यूज सुन रहा था कि उत्तराखंड में पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि अगर अमृतपाल अगर किसी को दिखाई दिया तो पुलिस को तुरंत कॉल करे, इन्फॉर्म करे। तो एक बड़ा प्रश्न है कि पंजाब पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई तो की थी, मगर अमृतपाल जो है गिरफ्त से बाहर हो गया। सवाल ये है मेरा कि 80,000 पुलिसकर्मी होने के बावजूद 176-78 बंदे पकड़े गए जो अमृतपाल के साथी थे, मगर अमृतपाल कैसे फरार हो गया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सवाल खड़े कर सकता है सरकार पर और पुलिस पर। बिल्कुल, सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं पुलिस के ऊपर और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जाने हैं और उसी सवाल के जवाब तलाशने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। नीरज, आपके पास आ रहे हैं, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि अब देखिए सवाल यही है कि क्या पुलिस तंत्र में कोई चूक है और उसी चूक का फायदा जो है ये सभी उठा रहे हैं। जी देखिए, अतीक के मामले की बात करें तो अतीक के मामले में, उमेश पाल हत्याकांड के मामले में जो पुलिस का तंत्र है वो पूरी तरह से फेल नजर आया है। जो पुलिस का खुफिया तंत्र है, जो पुलिस का प्लानिंग है, अगर आप पिछले 6-7 सालों से देखें तो अतीक सबसे ज्यादा मौज अगर किया तो उसने जेल में किया। जिस तरह देवरिया जेल में उसने अपने विरोधी को लाकर पीटा और पुलिस को पता नहीं चला। जब विरोधी आकर उससे फोन पे बात करता है, वो ऑडियो लीक होता है, तब पता चलता है। इसी तरह उमेश पाल की हत्या की साजिश बन जाती है, पुलिस को पता नहीं चलता है। वहां पर हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। थोड़ी दूर पर थाना है, पुलिस की चौकी है और उसको सुरक्षा गार्ड भी मिले थे, उसके बावजूद हत्या हो जाती है। तो ये बताता है कि जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, खास तौर पर प्रयागराज पुलिस का। और इसी में कई पुलिसकर्मियों की पहचान की गई, 9 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए गए जिनके जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे अतीक अहमद के लिए। अब देखिए तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें दिख रहा है कि नीरज ये जो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है ना पुलिस वालों का अपने ही विभाग के लोगों के लिए, यही सॉफ्ट कॉर्नर आगे जाकर नुकसानदेह साबित होता है। इस बात की क्या गारंटी है कि यहाँ से हटकर अब दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पर जाकर वहां के किसी माफिया को या वहां के किसी गुंडे को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या सिर्फ इन लोगों को निलंबित करके दूसरी जगह ट्रांसफर करना पुलिस की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर अपने ही विभाग के अंदर ऐसे लोग हैं, उनकी पहचान करने में 1 महीने का समय लग जाता है। जी बिल्कुल, यही चीज मैं बता रहा हूं कि ऐसे तमाम लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है। इसके लिए 1 महीने का वक्त लग गया। तो सोचिए कि किस तरह का खुफिया तंत्र फेल हुआ है प्रयागराज में।
और खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर ये सवालिया निशान लगता है कि किस तरह से अतीक अहमद जेल में बैठकर प्लानिंग कर रहा है, फोन से बात कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग सामने आ जाती है, चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी का बेटा हो। सबने देखा कि किस तरह से वो जेल में अपनी वाइफ से मिलता था, मुख्तार अंसारी का बेटा। ये चीजें जब सामने आती है तब लोगों को पता चलता है कि आखिर जेल में भी क्या चल रहा है। तमाम तरह के हालांकि मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार चल रही है। ये सवाल तो है कि तंत्र में चूक है और इसको समझने की कोशिश राव सर आपसे करेंगे कि तंत्र में चूक का ही फायदा ये अपराधी उठाते हैं। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, कि कोई न कोई ऐसा तंत्र में कोई ऐसा ब्लैक शिप होता है। ये इसमें मैं को कहते हुए मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर डिपार्टमेंट में कोई ऐसा होता है जो अपराधियों को की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। और इसमें अतीक अहमद वाले केस में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। या तो कोई पुलिस अफसर है, उनका कहीं न कहीं इनको संरक्षण है या उनको खबर वो देते हैं अतीक अहमद को। और दूसरा ये है कि उसका भय, जैसे भी आपके रिपोर्टर बता रहे थे, उनका भय है। पब्लिक में उन लोगों का इतना डर है, खौफ है कि वो कोई उसके बारे में कोई खबर भी देने को तैयार नहीं है। ये दोनों रीजन ऐसे हो सकते हैं जो कि पुलिस की नाकामी को तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये भय और ये जो खौफ है एल राव जी, ये जो भय और ये खौफ है, नहीं लगता कि पुलिस की नाकामी से ही साबित हुआ है? क्योंकि अगर पुलिस शुरू से ही सख्त एक्शन लेती, अगर पुलिस शुरू से ही सख्त कार्रवाई करती, या पुलिस ने शुरू से ही इतनी छूट अतीक अहमद को नहीं दी होती कि जेल में बंद होने के बावजूद भी वो लोगों से मिल रहा है, वो आम जिंदगी जी रहा है, तो शायद ये खौफ आज कम होता। डेफिनेटली ये बात आपकी सही है। कहीं न कहीं पुलिस की शुरुआती चूक है यहाँ पर, अतीक अहमद के मामले में भी और अमृतपाल के मामले में भी। अतीक अहमद के मामले में जेल का प्रशासन और पुलिस प्रशासन, जिनकी खबर थी कि अतीक अहमद बिल्कुल कोई बेपरवाह होकर लोगों से मिल रहा है जेल में, इतना जेल मैनुअल के हिसाब से ऐसा छूट होती नहीं है किसी को। लेकिन क्या वजह है ये तो सबको मालूम है कि क्यों, किस प्रकार से उसकी इतनी सॉफ्ट कॉर्नर है, इतना कि वो उसको लोगों से मिलने जुलने के लिए दिया जाता है। और वो वाला ट्रीटमेंट नहीं हो रहा उसके साथ में जो एक आम अपराधी के साथ होना चाहिए और होता है। जो कोई बिना अप्रोच का या बिना किसी पैसे वाले का, बिना ताकतवर का अपराधी हो, किसी को मिल भी नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे अपराधी होते हैं जिनको आराम से मिलने की छूट होती है और पूरी। ठीक है राव सर, आते हैं आपके पास फिर से। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं अलग अलग जगहों से। इसी बीच आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस पूरा जोर लगा रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इस बीच अमृतपाल की आखिरी लोकेशन मिल गई है और इस बात का खुलासा आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने किया है। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल की आखिरी लोकेशन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थी, ये जानकारी मिल रही है। जिथों तक प्राइम अक्यूज की गल आ अमृतपाल सिंह की, ਉਹਦੇ ਤੇ कुछ अपडेट्स हैगे आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਲਈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਲ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਆਈ। ਗੁਰਪੇਜ ਭੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਰ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। बिल्कुल, तो लगातार हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी में मौजूद है। एल राव साहब भी हमारे साथ लगातार यहाँ पर मौजूद है। एल राव जी का एक बार हम फिर से रुक करेंगे, क्योंकि दरअसल पुलिस के अंदर क्या चलता है, सिस्टम कैसे काम करता है और कहाँ पर कमजोर पड़ता है सिस्टम, जिसका फायदा अपराधी उठा करके भागने में कामयाब हो जाते हैं। इन्हीं सबको समझने की कोशिश में न्यूज इंडिया आज ये सब पूरी एक अपनी खास पहल लेकर के आया कि क्या वाकई में पहरेदार छुट्टी पर है या फिर अपनी ड्यूटी वो सही से नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर सही से कर पाते तो शायद अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद ना होते। एल राव साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनका हम रुख करेंगे। एल राव सर, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, एक पुलिस का नाम जहां पर आता है तो वहां पर एक हम लोग सुरक्षित फील कर लेते हैं। पुलिस की कोई पीसीआर वैन भी रोड पे दिख जाती है तो लगता है कि हाँ, कोई हमारी सेवा में जो तत्पर, कहते हैं पुलिस सेवा में हमेशा तत्पर खड़ी है। लेकिन वही पुलिस का अगर इकबाल खत्म होने लग जाए तो आपको नहीं लगता कि लोग डर का, दहशत के साए में जीने को मजबूर होंगे और जो अपराधी हैं उनके हौसले लगातार बुलंद होते चले जाएंगे?
देखिए कहीं भी राज्य में और किसी भी प्रशासन के साथ साथ पुलिस का अगर सही अपना इस्तेमाल हो रहा है और पुलिस पहरेदारी के तौर पे अपने अच्छे से काम कर रही है तो पब्लिक में पुलिस के बारे में फेथ पैदा होता है, विश्वास पैदा होता है। लेकिन जहां पर पुलिस की कोई कमी नजर आती है तो पब्लिक को वास्तव में भय लगता है और डरने लगती है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तो यही एक वजह है। और कई बार आपने एक कहावत सुनी होगी, अगर पुलिस चाहे तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। ये बिल्कुल सही बात है, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आपने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी देखे होंगे, कोई वीआईपी का कोई केस हो गया, तुरंत वो 24 घंटे के अंदर सब कुछ खुलासा हो जाता है, पकड़ लिए जाते हैं। तो वो और एक आम आदमी का केस के लिए पुलिस करती है। तो ये बातें कई बार पब्लिक के दिमाग में ये आती है कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। उनको ये चाहिए कि सभी के लिए समान तौर पे वही एक्शन किया जाए, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे ताकतवर है, चाहे किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंशियल आदमी है, सबके लिए एक समान कानून सबके लिए लागू है। वही एफर्ट सबके लिए किए जाएं। और इस केस में भी मैं समझता हूं कि पुलिस को अगर मुस्तैदी से काम करने की इसमें जरूरत है और करनी चाहिए थी शुरू में ही। इसको जितने इसके जो कनेक्शन थे उनके बारे में, और मैं समझता हूं कि पुलिस के पास ऐसे अपराधी का पूरा डोजियर होता है, पूरा लिंक होता है, कौन आदमी किसके सपोर्ट करते हैं, कौन फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, कौन लीगल एडवाइस दे रहा है, और सारी बातें होती हैं। इसे किस तरीके से देखिए, अभी देखिए सुखचैन सिंघल की बाइट हमने सुनवाई, उसमें ये कहा जा रहा है कि आखिरी लोकेशन पता चल गया, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अमृतपाल का लोकेशंस आपको मिल रहे हैं, आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं उस इंसान को। कभी सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं सामने, उसमें यह दिख रहा है कि वो अपनी बाइक लेकर के रेहड़ी पे बैठ करके जा रहा है। तो आप कर क्या रहे हैं? सवाल तो इस पे भी उठेंगे कि आप मोबाइल के बस लोकेशन ही ट्रैक करते रहिए और उस इंसान को आप ट्रैक ही ना कर पाए। देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं आगे दौड़ पीछा छोड़, यानी कि वो अमृतपाल आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। उसकी लोकेशन करने का क्या फायदा? पुलिस को एक स्टेप आगे होना चाहिए और उसकी लोकेशन से पहले को पता होना चाहिए पुलिस अब अमृतपाल कहाँ जाने वाला और यहाँ कहाँ पहुंचने वाला है। ये दोनों बातें उसके वो ये भी सुना है कि उसके पास फोन है नहीं तो लोकेशन कहाँ से आ गई। उसकी फोन की लोकेशन की बात अगर कर रहे हैं तो, या किसी से पूछा कि वो कुरुक्षेत्र में था, वो रुक के गया, कैसे रुका, कहाँ रुका, उसके बाद वो कहाँ गया। तो ये सारी चीजें पुलिस को एक बार से कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करके, और मैं समझता हूँ कि अगर अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क या आईबी की मदद लेकर या एनआईए की मदद लेकर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस इतना हो गया हमारे देश के लिए, हमारे पंजाब राज्य के लिए, कि इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। नहीं जब तक पकड़ा जाएगा तो ये अनएम्प्लॉयड यूथ को, दूसरे जो यूथ हैं उनको मोटिवेट करके ज्यादा से ज्यादा वो करेगा और इसमें पंजाब की टेररिज्म सिचुएशन को और ज्यादा खराब करने के लिए मदद मिलेगी। जब हमारा कोई ऐसा फेलियर जब जाता है तो जनता के सामने एक मैसेज ये जाता है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, लिहाजा जो अपराधी होते हैं उनके हौसले बुलंद होते चले जाते हैं। और ये जो अमृतपाल को हम अभी चला रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, अमृतपाल एक ऐसा फेस, एक ऐसा चेहरा है जिसे न जाने कितने युवा ऐसे होंगे, क्योंकि देखिए हथियारों का शौक हर कोई रखना चाहता है, उनका दिखाना, उनका नुमाइश करना, आजकल ये लाइफ हर कोई जीना चाहता है। और ऐसे में अगर अमृतपाल जैसा नई उम्र का लड़का इतना बड़ा अपराध करके भी, देश विरोधी गतियों में शामिल होने के बावजूद भी अगर इसी तरीके से भागता रहेगा, पुलिस सिर्फ कहती रहेगी कि हम पकड़ रहे हैं, हमारा नेटवर्क टाइट है, ये नहीं लगता कि बाकी और युवाओं को भी लगेगा कि हम भी चलिए अपराध की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि पुलिस तो वहां कुछ कर नहीं पाती, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यस मैम, ये बहुत ज्यादा, ये डेमोस्ट्रेटिंग इफेक्ट बोलता हूं मैं इसको, जो इस प्रकार से दिखाते हैं और बड़े अपने आप को बहुत ज्यादा हीरो समझते हैं कि वेपन लेके हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे यूथ के ऊपर माइंड पे बुरा असर पड़ता है, बुरा इन सेंस वो चाहते हैं कि पुलिस तो कर नहीं पा रही कुछ भी, हम भी ऐसे ही बन जाएं, और इस प्रकार से पुलिस की छवि खराब होती है। और इसके विपरीत अगर पुलिस ने इनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया होता तो अपराधियों के दिमाग में और जो दूसरे लोगों के दिमाग में ये भय पैदा होता पुलिस के प्रति कि ठीक है राव सर, आते हैं आपके पास, हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ये होगा। ठीक है सर, आते हैं आपके पास से हमारे सहयोगी कानपुर से राहुल भदौरिया जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अमनीत हमारे साथ बने हुए। अमनीत, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। आईजीपी ये कहते हैं कि आखिरी जो लोकेशन है अमृतपाल की वो कुरुक्षेत्र हरियाणा है, तो आप सिर्फ लोकेशन ही ट्रैक करते रहिए, वो आपसे आगे निकल रहा है, उससे आगे तो आप निकलिए। जो लोकेशन आ रही है, लोकेशन के तक तो पुलिस पहुंच रही है, पर जो एग्जिट लोकेशन है वहां तक पुलिस नहीं पहुंची। मैंने पहले भी, मेरा सवाल यही था कि अमृतपाल तक नहीं पहुंच सकी पुलिस। अमृतपाल के जो 178 बंदे वो पकड़े जा चुके हैं, वो पकड़ते हैं, पर अमृतपाल अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर है। ठीक है राहुल, आपके पास आते हैं, आपसे भी समझना चाहेंगे कि आखिर चूक कहां रह जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा होगा, सबसे पहले सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है। जो पुलिस और अपराधियों का गठबंधन है, जब तक पुलिस और अपराधियों का गठबंधन नहीं खत्म होता है, चाहे फिर वो अतीक हो, चाहे अमृतपाल हो,
और अतीक अमृतपाल के अलावा भी कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे अपराधी हैं जिनको पुलिस नहीं पकड़ पाई है, नहीं खोज पाई। अगर रिसेंटली कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी अभी हाल में ही 2 से 3 महीने हो चुके हैं, एक बैंक की रॉबरी हुई थी जिसमें बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जो है एक SBI बैंक को लूटा गया सचेंडी थाना के अंतर्गत, लेकिन पुलिस अभी तक किसी अपराधी के पास नहीं पहुंच पाई। और जिस तरीके से कानपुर में दंगे हुए और कानपुर में अभी कुछ दिन पहले काफी बड़ी साजिश के तहत कानपुर को जलाने की कोशिश करी गई, लेकिन पुलिस के नाक के नीचे ये सब पूरा घटनाक्रम होता रहा। जो इस पूरे मामले का आरोपी था हयात जफर आजमी, वो प्लानिंग करता रहा, लेकिन पुलिस की जो खुफिया तंत्र था वो बड़ा नाकाम रहा और किसी भी हद तक वो जो है कहीं भी अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रहा और आखिर में अंजाम ये हुआ कि कानपुर में दंगे हुए। इसी तरह से जिस तरीके से इलाहाबाद में अभी प्रयागराज में जिस तरीके से अभी जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ जो बड़ा फेरबदल किया है, इस पूरे फेरबदल की पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। और जो भी इस तरीके के दागी पुलिसकर्मी है जो बिल्कुल राहुल, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि गठबंधन जो है उसे तोड़ने की जरूरत है। राव सर, इस पे एक कमेंट मैं आपका चाहूंगा कि गठबंधन को लेकर के हमारे सहयोगी ने जो बात कही, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये सिर्फ एक जगह के पुलिस की नहीं, लगभग अगर पूरे हर स्टेट की बात कर ली जाए तो कमोवेश ये स्थिति है। तो उस गठबंधन को तोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए और किस तरीके से प्रयास किए जाने चाहिए? उनकी लिप्तता रहती है, कोई न कोई पुलिस अफसर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से कनेक्टेड होते हैं। जैसा इसमें लग रहा है आपस में कि कोई न कोई समाजवादी पार्टी से जो कनेक्टेड जो पुलिस अफसर है वो हो सकता है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना पुलिस के जो बॉसेस हैं उनका काम पुलिस के काम। नहीं तो हर अपराधी को अगर किसी ना किसी का संरक्षण हासिल होगा एल राव साहब, तो फिर ऐसे में तो फिर अपराध मुक्त कोई भी राज्य कैसे बनेगा जिसके दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि अपराध के इंडेक्स पे अब हम कम हो रहे हैं। ऐसे तो अपराध के इंडेक्स पे हमेशा हम टॉप पर रहेंगे। कई पुलिस अफसर कहीं न कहीं किसी प्रकार से लिप्त पाए जाते हैं। इसमें कोई मुझे आपके चैनल पे कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, कोई इसे अतिशयोक्ति भी नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, हर डिपार्टमेंट में कोई न कोई ब्लैक शिप्स होती है जिनकी वजह से डिपार्टमेंट जनरली बदनाम होता है। पुलिस में ऐसे विभाग में कोई ज्यादा ही इसमें गिनती ज्यादा है। तो मैं पुलिस अफसर के बॉसेस से रिक्वेस्ट करता हूं। राव सर, मैं इसी चीज के बारे में एक और कनेक्टेड चीज चाहूंगा कि देखिए अमृतपाल को लेकर के लोकेशंस जो हैं वो बार बार मिल रहे हैं, सारी चीजें मिल रही हैं, उसके बावजूद पुलिस के हाथ वहां नहीं पहुंच पा रहे। क्या पुलिस भी कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है? नहीं, इसमें पुलिस छुपाएगी क्यों? पुलिस की तो बदनामी हो रही है, उनको छुपाने से कोई फायदा नहीं है। ये नहीं है, कई बार कई मीडिया में आया कि पुलिस अमृतपाल को पकड़ रखा है लेकिन पुलिस छुपा रही है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पुलिस तो सबसे पहले इतना बड़ा चर्चित केस हो गया है, पुलिस को कोई छुपाने की वजह नहीं मैं समझता हूँ। तो उनको भी जल्द से जल्द बताना पड़ेगा कि हाँ कोई पकड़ लिया हमने, ऐसा ही अतीक अहमद के गुर्गों के बारे में, ऐसा ही अमृतपाल के बारे में। तो पुलिस से जल्दी अपना जो बदनामी का जो इनके पर दाग लगा है इसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे नहीं है कि कोई छुपाने की जरूरत है और ना कोई छुपा रहा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये जो ब्लैक शिप्स है मैं समझता हूँ कि जो अंदरूनी आत्मविश्वासघात करने वाले कुछ लोग हैं उनकी वजह से खबरें अगर लीक हो रही है, अपराधियों तक पहुंच रही है, तो उनको भगाने में मदद की जा रही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, चलिए एल राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया ये हम जानकारी साझा करने के लिए। साथ साथ कानपुर, लखनऊ और लुधियाना से भी हमारे सहयोगी लगातार मौजूद थे और हम समझने की कोशिश यही कर रहे थे कि आखिर फेलियर किसका है, क्योंकि अपराधी फरार हो रहे हैं लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ जो है वो उनके गिरबान तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। तो न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है छुट्टी पर पहरेदार।